हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम भूगर्भशास्त्र के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है खनिज और अयस्क। खनिज और अयस्क क्या कहलाता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ किस खनिज का कौन सा अयस्क है और उस खनिज का विश्व में कहां पर वितरण है, साथ ही साथ खनिजों का वर्गीकरण, इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इस टॉपिक का कुछ पार्ट हम लोगों ने पहले प्रश्न पत्र के खंडवा, जिसमें भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोल में जब हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हमने भारत में उपस्थित खनिजों का अध्ययन किया था, और जब हम मध्य प्रदेश के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे तो हमने मध्य प्रदेश में खनिजों का अध्ययन किया था। तो हमने भारत में और मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अब विश्व में वह खनिज कहां पर पाए जाते हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यदि हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें तो उसमें कुछ शब्दावली ऐसी पूछी गई थी जो कि हमें अनजानी प्रतीत हो रही थी। लेकिन वह अनजानी प्रतीत क्यों हो रही थी? क्योंकि उस समय तक आपके सिलेबस में भारत और मध्य प्रदेश के खनिजों का सम्मिश्रण था, ना कि विश्व का। लेकिन प्रश्न आपके विश्व के खनिजों से पूछ लिए गए थे, और इस बार तो अब आयोग ने स्पष्ट तौर पर आपसे खनिज और अयस्क दे दिए हैं। अर्थात अब आपकी कोई सीमा नहीं है कि आप भारत के खनिज पढ़ें या मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ें। अब आपको विश्व के खनिज भी पढ़ने पड़ेंगे, भारत के भी पढ़ने पड़ेंगे और विश्व के भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके अंतर्गत पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कुजनेस तक पूछ लिया गया था, किरकुक क्षेत्र पूछ लिया गया था, तो यह क्षेत्र किस देश में उपस्थित है, साथ ही साथ किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, इनका अध्ययन आप कब कर पाएंगे? जब आप खनिज वाले टॉपिक को विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। अर्थात कौन सा खनिज विश्व में किस खान से निकाला जाता है, किस देश में कौन कौन सी खानें किस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, जब तक आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ हटके पढ़ेंगे। अर्थात खनिज और अयस्क की परिभाषा तो देखेंगे ही, खनिज को थोड़ा सा विस्तार तो करेंगे ही, साथ ही साथ विश्व में इनका वितरण कहां पर है इसका भी हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलिए तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रयास करते हैं समझने का कि खनिज कहलाता क्या है, मिनरल क्या कहलाता है। तो दोस्तों, खनिज के विषय में आपको बता दूं, यह ऐसे कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या वस्तु कहलाती है जिनका हम खनन कर सकते हैं और जो आर्थिक महत्व की होती है। अर्थात कोई भी प्राकृतिक वस्तु जिसे हम खुदाई के माध्यम से निकाल सकते हैं। खनन, ध्यान रखिएगा, एक होता है उत्खनन और एक होता है खनन। उत्खनन जब आप ऊपरी सतह को खोदकर निकालते हैं, और खनन जब आप बहुत गहराई से किसी चीज को निकालते हैं। तो जो भी खनिज होते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, वह पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, बहुत अधिक गहराई में पाए जाते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? खनन करना पड़ता है, उन्हें बहुत गहराई से खोदना पड़ता है। तो भूगोल, आर्थिक भूगोल में खनिज शब्द का प्रयोग उन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वस्तुओं के लिए किया जाता है, जिसका क्या होता है? खनन होता है, अर्थात जिसे खोदकर निकाला जाता है, साथ ही साथ वह आर्थिक महत्व के होते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जिनका खनन हो और जो आर्थिक महत्व की हो, वह क्या कहलाती हैं? खनिज कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, कोई भी खनिज जो है वह मुख्य रूप से सीधे हमें प्राप्त नहीं होता, वह प्रकृति में अयस्क के रूप में उपस्थित होता है, और अयस्क को शुद्ध करके उससे हम खनिज को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? खनिज प्राप्त करते हैं। तो यह किसके रूप में पाया जाता है? अयस्कों के रूप में पाया जाता है। और ध्यान रखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के योग को क्या कहा जाता है? तत्वों के योग को खनिज कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अयस्क की। तो जिन सेलों में क्या होते हैं? ये सेल ही होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल हैं? आग्नेय सेल होता है, अवसादी सेल होता है और रूपांतरित सेल होता है। इनका हमने निर्माण भी पढ़ा था, और जब आप भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि किस चट्टान का निर्माण किस तरीके से हुआ, और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वहां पर कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, किसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं और किसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो इन सभी का हमने अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा था कि 3 प्रकार की सेलों की प्रकृति कैसी होती है। तो ये क्या होते हैं? सेल होते हैं। तो जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिज का संकेंद्रण हो, वह क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट से हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं। तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। तो यह क्या होते हैं, ऐसे सेलों के समूह होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। उत्खनन क्या होता है, ऊपरी परत, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है यदि हम उसकी खुदाई करते हैं तो उसे कहते हैं उत्खनन। और खनन किसे कहते हैं, माइनिंग किसे कहते हैं, कि गहराई के साथ जब खुदाई की जाती है तो उसे कहा जाता है खनन। ध्यान रखिए, जो आपके खनिज निकाले जाते हैं वह किसके माध्यम से निकाले जाते हैं, माइनिंग के माध्यम से निकाले जाते हैं, खनन के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो कुछ शब्दावली हैं जो 3-3 नंबर में पूछी जा सकती हैं और जिनका अंतर भी आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं खनिज संसाधनों का वर्गीकरण की वास्तव में खनिज होते कितने प्रकार के हैं। तो खनिजों का यदि हम वर्गीकरण करें तो खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं, तो ऐसे खनिज जिन्हें गलाने पर हमें धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। और धातु और अधातु की परिभाषा तो आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी ही होगी। फिजिक्स के अंतर्गत धातु अधातु, उनमें अंतर क्या होता है, वो सब आपने डिटेल में पढ़ा है, तो यहां पर मैं उसको डिस्कस नहीं करता, आपको पता होगा। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं, वे खनिज जिन्हें गलाने पर धातु प्राप्त होती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये धातु है, लोहा हो गया, तो ये धातु हैं, ये यदि इनके गलाने पर प्राप्त हो तो ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। और ये प्रायः किस में पाए जाएंगे, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में। और आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, प्रारंभिक चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण लावा के जमने से हुआ है, मैग्मा के जमने से हुआ है, ठीक है। और जितने भी धात्विक खनिज हैं उनका बहुत ज्यादा प्रतिशत आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज की। तो ऐसी धातुएं इनसे धातु प्राप्त नहीं होती, ऐसे खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त ना हो वह कैसे क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो खनिज 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक जिनसे धातु प्राप्त हो जाएगी वो धात्विक, और जिनसे धातु प्राप्त नहीं होगी वह अधात्विक। और जो अधात्विक खनिज हैं यह प्रायः परतदार या अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, परतदार और अवसादी चट्टानें। तो क्लियर हो गया। ध्यान रखिए, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उसमें भी धात्विक खनिज ही पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि ताप और दाब बढ़ जाने के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिससे जीवाश्म का उसमें अभाव हो जाता है, परतों का अभाव हो जाता है और क्रिस्टल उसमें पाए जाते हैं। और उनमें क्या पाए जाएंगे, धात्विक खनिज पाए जाएंगे। तो यदि हम धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज की बात करें तो यह परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ। चलिए बात कर लेते हैं खनिजों के प्रकार की। तो हमने खनिजों का वर्गीकरण तो 2 आधार पर देख लिया, धात्विक और अधात्विक। अब इनका भी वर्गीकरण होता है, क्योंकि कुछ धातु ऐसी होती हैं जो बहुत बहुमूल्य होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हल्की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो तरल अवस्था में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो साधारण वे में मिल जाती हैं। ऐसे ही अधातु जो होती हैं, अधात्विक खनिज जो होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से वर्गीकृत होते हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत वर्गीकरण देखें तो कुछ होती हैं बहुमूल्य धातुएं। बहुमूल्य मतलब जिनका बहुत ज्यादा मूल्य होता है, जिनके बेचने पर आपको बहुत अधिक आमदनी प्राप्त होती है। उनमें क्या क्या आता है, सोना आता है, चांदी आती है, प्लेटिनम वर्ग आता है। इनसे क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं। प्लेटिनम वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम, रुथेनियम और ऑस्मियम आती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्लेटिनम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से यदि बहुमूल्य धातु की बात करें तो उसमें सोना, चांदी और प्लेटिनम आते हैं। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं हल्की धातु। तो हल्की धातु में कौन कौन सी आती हैं, उनमें आती है एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम। क्या क्या आती हैं, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्की धातुएं क्या होती हैं या कौन कौन सी होती हैं, बहुमूल्य धातुएं कौन कौन सी होती हैं। क्लियर है। चलिए साधारण धातु की बात करें तो साधारण धातु के अंतर्गत तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, लोहा, रांगा, पारा ये चीजें आती हैं। ध्यान रखिएगा, साधारण धातु जो साधारण अवस्था में प्राप्त हो जाती है इनका ज्यादा मूल्य नहीं होता, ठीक है, लेकिन उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो क्या क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, जस्ता आ जाएगा, टिन आ जाएगा, सीसा आ जाएगा, लोहा, रांगा और पारा आ जाएगा।
फिर होती हैं लोहास खनिज। लोहास खनिज अर्थात जिनमें लोहे धातु के अंश पाए जाते हैं, ऐसे खनिज लोहास खनिज कहलाते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और पायराइट। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? लोहास खनिज के अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं लोहे मिश्र धातु, जो लोहे के साथ मिश्रण की अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल, मोल्ब्नेडम, टंगस्टन, बेनेडियम, फेरोफॉस्फेट, ठीक है, फास्फोरस। तो ये जो ऐसी धातुएं हैं, ये कौन सी धातुएं कहलाती हैं? लोहे मिश्र धातुएं कहलाती हैं। इतने सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कोई 2 या 3 नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि 2 या 3 नाम ही लिखने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोहे मिश्र धातुओं के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं। तो कौन कौन सी लिख सकते हैं आप? क्रोमियम लिख सकते हैं, कोबाल्ट लिख सकते हैं और मैग्नीज। ये 3 ही नाम आप याद रख लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलोहास धातु की बात कर लेते हैं, अर्थात जिनमें लोहे का तत्व नहीं पाया जाता, ऐसी धातुएं क्या कहलाती हैं? अलोहास धातु कहलाती हैं। जैसे कि कैडमियम और पारा। पारा क्या है? एक धातु है। अब विरल धातु। विरल धातु ऐसी धातुएं होती हैं जो साधारणतः नहीं मिलती, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? विरल धातु कहते हैं। ये अणुशक्ति से संबंधित धातु हैं एवं धरातल पर काफी विरल रूप में मिलती हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ये कैसी धातु हैं? विरल धातु हैं जो बहुत मुश्किल से बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो धात्विक खनिज को हमने कितने रूपों में बांटा है? धात्विक खनिज जो हैं उन्हें हमने इन रूपों में बांटा है और उसके अंतर्गत देखा है कि किस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी धातु आती है। अब हम बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज के अंतर्गत एक होते हैं शक्ति के साधन। शक्ति के साधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या तो उनको जला दें या उनका उपयोग करके आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को चला सकते हैं, आपको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ऐसे खनिज शक्ति के साधन खनिज कहलाते हैं। वह किसके अंतर्गत आते हैं? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोयला। कोयला का उपयोग क्या करते हैं? कोयले को आप जलाते हैं, आप भट्टियों में इनका उपयोग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है, रेल के इंजन को चलाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो कोयले को जलाने से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम बड़ी बड़ी मशीनों को चला सकते हैं। वैसे ही खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये ऐसे खनिज हैं, ये ऐसे अधात्विक खनिज हैं जो शक्ति प्रदान करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यदि आपसे शक्ति के साधन या शक्ति के अधात्विक खनिज पूछे जाएं तो आप क्या क्या लिखेंगे? कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें लिखेंगे। फिर आते हैं खनिज उर्वरक, जो उर्वरक के रूप में प्राप्त होते हैं, जो उर्वरक का कार्य करते हैं। ऐसे अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो उनमें आते हैं नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किसका काम करते हैं? ये उर्वरक का काम करते हैं। और ये होते क्या हैं? खनिज होते हैं। इन्हें भी हम उत्खनन के माध्यम इनको भी हम खनन के माध्यम से निकालते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? अधात्विक होते हैं। रत्न और मणि। रत्न मणि जिस तरीके से जो आपके बहुमूल्य खनिज थे, धात्विक खनिज थे, उसी तरीके से बहुमूल्य अधात्विक खनिज भी होते हैं जिनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इन्हें रत्न या मणि भी कहा जाता है। जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, ओपल हो गया, बैरूज हो गया। तो ये क्या है? अधात्विक खनिज होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो धातु होती हैं वह विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, और जो अधातु होती हैं वह विद्युत की कुचालक होती हैं। इनसे विद्युत पास नहीं हो पाती है। भूद्रव खनिज की बात कर लेते हैं। भूद्रव खनिज अर्थात भूमि के अंदर जो द्रव के रूप में पाई जाती हैं, ऐसे अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो वह जिप्सम, नमक, गंधक, अभ्रक, टाल्क, मृतिका, कंकड़, बालू और अन्य पत्थर होते हैं। ये क्या होते हैं? किसी न किसी चीज में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं और उनको फिर हम बाद में प्राप्त करते हैं। तो क्लियर हुआ? अधात्विक खनिजों में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा शक्ति के साधन, उर्वरक, खनिज उर्वरक, रत्नमणि और भूद्रव खनिज। तो इतने भागों में हमने इनको वर्गीकृत किया है। अब बात कर लेते हैं हम खनिज संसाधन का, कि खनिज संसाधन क्या क्या होते हैं। तो खनिज संसाधन के अंतर्गत हम सबसे पहले खनिज को देखेंगे, उसका अयस्क देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से देशों में कौन कौन सी खानें प्रमुख हैं, और फिर ये देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से देश इनका उत्खनन करते हैं या इसका निर्यात करते हैं। क्लियर है? या उनके पास का भंडारण है। तो खनिज की बात करते हैं तो सबसे पहले लोहे अयस्क की बात करें
तो लौह अयस्क के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं? तो इसके अयस्क के हैं मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये फार्मूला यदि आप लिखते हैं, मैग्नेटाइट लिखा हुआ है, तो आपसे 3 नंबर में जैसे मैग्नेटाइट पूछा और यदि आप लिख लेते हैं कि Fe3O4 इसका रासायनिक फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, यह लोहे का अयस्क है। क्या है? यह लोहे का मुख्य अयस्क है, तो आपको अधिक नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसके अयस्क क्या क्या होगा लोहे के? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट्स। अभी हमने देखे थे लोह अयस्क के अंतर्गत आते हैं, लोहांश खनिज के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम हेमेटाइट की बात करें तो इसका सूत्र है या रासायनिक सूत्र है Fe2O3। क्लियर हुआ? तो यदि आपसे लोह अयस्क पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए लोह अयस्क के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट। जो मैग्नेटाइट होता है वह उच्च किस्म का लोह अयस्क होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे की ओर उतरते जाएंगे तो इनकी गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी आती जाएगी। जो हेमेटाइट होता है वो सबसे अधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है, अर्थात भारत में जो लोह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। प्रमुख खनन केंद्रों की बात कर लेते हैं। तो यदि हम पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो वहां पर क्रिवाय रॉग जो यूक्रेन में उपस्थित है वह इसके लिए फेमस है। साथ ही साथ मैनिटोगोसार्क पर्वत या कुजनेस्तक, कौन सा? कुजनेस्तक। ये कुजनेस्तक 3 नंबर में एक बार पूछा जा चुका है विगत वर्षों में, सीधा कुजनेस्तक लिखा आ गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यह लोहे धातु का केंद्र है और कहां पर पाया जाता है? पूर्व सोवियत संघ या रूस में पाया जाता है। यदि आप इतना लिख देते तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में मिनास गेराइस प्रांत जो कि इटावरी की पहाड़ी है। इस प्रांत में कौन सी पहाड़ियां हैं? इटावरी की पहाड़ी, जो इसके लिए फेमस हैं। चीन की बात करें तो चीन में मंचूरिया, सांतुंग और शांसी प्रांत जो हैं वह लोह अयस्क के लिए फेमस हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो सुपीरियर झील प्रदेश जिसमें मेसावी रेंज आती है, मेसावी खान हमने पढ़ा हुआ है, तो वह इसके लिए फेमस है। साथ ही साथ अलबामा जो प्रांत है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वह भी लोह अयस्क के लिए फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है जो सुपीरियर झील प्रदेश है इसका जो मेसावी रेंज है वह, और अलबामा प्रांत है वह इसके लिए फेमस है। चीन में कौन कौन सा हो गया? मंचूरिया, सांतुनी और शांसी हो गया। वैसे ब्राजील की बात करें तो यहां पर इटावरी की पहाड़ियां आ गई। और यदि हम पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो यहां पर क्रिवाय रॉग जो कि यूक्रेन में है, साथ ही साथ कुजनेस्तक यहां फेमस स्थान रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें जो पिलवरा क्षेत्र है वह प्रमुख स्थान रखता है। स्वीडन की बात करें तो यहां पर किरूना और गैलीवरा क्षेत्र लोह अयस्क के लिए फेमस हैं। और यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहां पर पोस्ट मासबर्ग जो क्षेत्र है जो कि ट्रांसवाल के अंतर्गत आता है वह लोह अयस्क के लिए प्रमुख स्थान रखता है। तो लोह अयस्क इतने देशों की ये जो खाने हैं, जो क्षेत्र हैं, वह लोह अयस्क का प्रमुख स्थान रखते हैं और इन्हें आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, बस इतना समझ लीजिए कि कौन सी क्षेत्र कहां पर है और किस अयस्क के लिए है या किस धातु के लिए है। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं कि प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं लोहे के। तो लोहा का चीन पहले स्थान पर होता है, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और रूस प्रमुख स्थान रखते हैं किसमें? लोहे के क्षेत्र में। बात कर लेते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज का यदि हम मुख्य अयस्क की बात करें तो इसके अयस्क हैं पाइलोरासाइट, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। कौन कौन से हैं? पाइरोल्यूसाइट, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट किसके अयस्क हैं? मैग्नीज के अयस्क हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख खनन केंद्रों की बात करें कि कहां कहां से इनका खनन किया जाता है, कौन कौन सी खानें हैं और यह खानें किस देश के अंतर्गत आती हैं जो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यदि हम पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो इसका जो काला सागर क्षेत्र में जो निकोपोलो है यूक्रेन और चायतुरा है यह इसके लिए फेमस है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में जो अमापा क्षेत्र है वह भी मैग्नीज के लिए फेमस है। गैबोन की बात करें तो यहाँ पर माउड खान जो है वह मैग्नीज के लिए फेमस है। और यदि दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट मासबर्ग क्षेत्र और किम्बरले की जो खाने हैं वह भी यहाँ के लिए फेमस हैं। यदि प्रमुख उत्पादक देश की बात करें तो इसमें चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख स्थान रखते हैं। बात कर लेते हैं तांबे की। तांबा भी क्या है? एक धातु है, लेकिन साधारण धातु के अंतर्गत आता है, आसानी से मिल जाता है।
इसके खनिज की बात करें तो यह कई रूपों में पाया जाता है, जैसे सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। तो इसके सल्फाइड कौन कौन से हैं? इसके सल्फाइड हैं चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट और बोनाइट। यह इसके क्या है? सल्फाइड हैं। यदि ऐसे ही ऑक्साइड की बात करें तो क्यूप्राइड इसका ऑक्साइड है, और यदि कार्बोनेट की बात करें तो मेचेलाइट और एजुराइट इसके क्या हैं? कार्बोनेट हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा। यदि हम प्रमुख खनन क्षेत्र की बात करें, खनन केंद्र की बात करें जहां से इसका खनन किया जाता है, इसे निकाला जाता है, तो वह चिली में चुकी माता जो पर्वत है वह बहुत ही फेमस है। तो चुकी माता पर्वत से, यूएसए में एरिजोना प्रांत, मोंटाना प्रांत में जो बूटे की खान है वहां से इसको निकाला जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कनाडा की बात करें तो ओंटारियो का जो सैडबरी जिला है वहां से तांबे का खनन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में माउंट मैरगन और माउंट ईसा, मतलब पर्वत हैं, कौन सा? मोरगन और ईसा, यहां से तांबा निकाला जाता है। जायरे की बात करें तो कटंगा क्षेत्र इसके लिए फेमस है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहां का ट्रांसवाल क्षेत्र और कैप प्रांत फेमस है। क्लियर हुआ? तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं प्रमुख उत्पादक देश। तो प्रमुख उत्पादक देश में चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रम से ही ध्यान रखना है। कौन कौन से? चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन। बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है सभी को पता होगा, बॉक्साइट होता है। ठीक है, यह एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपको ध्यान रखना है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रमुख उत्खनन क्षेत्र केंद्र देख लेते हैं। ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता, बॉक्साइट के रूप में निकाला जाता है, फिर इसका सांद्रण करके, इसको शुद्ध करके यहां से बॉक्साइट को निकाला जाता है। तो बॉक्साइट के प्रमुख खनन केंद्र कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पर कैपयार्ग प्रायद्वीप और वाइप क्षेत्र प्रमुख हैं। यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहां पर अराकानसास राज्य और सोलाइन काउंट क्षेत्र, इसका जो अरकानसास राज्य है उसका सेलाइन काउंटी जो क्षेत्र है वह इसके लिए फेमस है। जमैका की बात करें तो यहां पर सेंट एलिजाबेथ और सेंट मैरी क्षेत्र प्रमुख हैं। कौन कौन से? सेंट एलिजाबेथ और सेंट मैरी क्षेत्र प्रमुख हैं। कहां के? जमैका के। पूर्व सोवियत संघ की बात करें तो जो कोला प्रायद्वीप है वह है एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क का प्रमुख उत्खनन केंद्र है। गिनी की बात करें तो बोको और वरुका द्वीप यहां पर प्रमुख स्थान रखते हैं। और यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उसका जो नेटाल प्रांत है, कौन सा प्रांत? उत्तरी नेटाल प्रांत। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? उत्तरी नेटाल प्रांत, यह इसमें प्रमुख स्थान रखता है। यहां से बॉक्साइट का खनन किया जाता है। बात कर लेते हैं कि बॉक्साइट के उत्पादन करने वाले कौन कौन से देश प्रमुख हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और गुयाना इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। क्रम से ही याद करना है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और गुयाना इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। बात कर लेते हैं सोना, जो कि बहुमूल्य धातु के रूप में जानी जाती है, जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख खनन केंद्र कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो बिटवाट्सलैंड है, बिटवाट्सलैंड की पहाड़ी में जो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग क्षेत्र इसके लिए फेमस है। साथ ही साथ वैक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्टेट और किम्बरले की खानें इसके लिए प्रमुख हैं। फिर यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो यहां पर साल्ट लेक, जो कि खारे पानी की झीलें हैं, जो उत्तर अमेरिका में उत्तर की ओर पाई जाती हैं। तो उसके पास जो अलास्का का क्षेत्र है वहां पर सोने को निकाला जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट मोरगन और कालगुरडी जो क्षेत्र है वह सोने के लिए प्रमुख हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कि कालगुरली और गार्डी किसके लिए फेमस हैं। तो यह सोने के लिए फेमस हैं। और कहां की खाने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित खाने हैं। प्रमुख उत्पादक देश की बात करें तो सोने में प्रथम स्थान पर चीन ही आता है। तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी भी क्या होती है? एक बहुमूल्य धातु होती है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। इसके मुख्य अयस्क की बात कर दें तो अर्जेंटाइट क्या है? इसका मुख्य अयस्क है। और प्रमुख खनन केंद्र की बात करें कि इसके जो अयस्क का खनन कहां कहां से किया जाता है, तो इसमें मैक्सिको की जो चिहुआहुआ और हिल्डाहो जो क्षेत्र हैं वह फेमस हैं। ऐसे ही कनाडा की बात करें तो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक
की जो क्षेत्र हैं, जो खानें हैं, वह इसके लिए प्रमुख स्थान रखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ यूटाह, मोंटाना की खान, एरिजोना और कोलोराडो का पठार फेमस स्थान है, यहाँ की खानें इसके लिए प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर माउंट ईसा, कालगुरली और ब्रोकेन हिल प्रमुख हैं। कालगुरली और कालगुरडी ध्यान रखिएगा, गार्ली वह किसके लिए, सोने के लिए भी प्रमुख हैं और चांदी के लिए भी प्रमुख हैं। बोलिविया की बात करें तो पोटोसी जो क्षेत्र है वह चांदी के लिए प्रमुख स्थान रखता है। और यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल और जो नेटाल प्रांत है वह चांदी के उत्खनन में प्रमुख स्थान रखता है। देशों की बात कर लें तो आखिर कौन कौन सा देश प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर आता है, तो प्रमुख उत्पादक में कौन कौन से आ जाएंगे, पेरू, मैक्सिको, चीन और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख स्थान रखते हैं। टिन की बात करें तो टिन का जो मुख्य अयस्क है वह है कैसेटेराइट। कौन सा है, कैसेटेराइट है। प्रमुख खनन केंद्र की बात करें जहां से टिन निकाला जाता है तो मलेशिया की कौन कौन सी खानें फेमस हैं, तो सेलांगोर, पेनांग द्वीप और जेलुबी घाटी। कौन सी, जेलुबू घाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया की बात करें तो यहां पर बंका, मलक्का जलसंधि, बंका और मलक्का जो जलसंधि है वह इसके लिए प्रमुख स्थान रखती है। चीन की बात करें यहां तो यूनान प्रांत, हुन्नान प्रांत प्रमुख हैं। म्यांमार की बात करें तो यहां पर शान का पठार और काइन्नी पठार जो है वह इसके लिए प्रमुख स्थान रखते हैं। देशों की बात करें तो चीन, इंडोनेशिया और पेरू जो हैं इसके उत्खनन में प्रमुख स्थान रखते हैं। सीसा की बात कर लेते हैं तो सीसा का जो मुख्य अयस्क है वह क्या है, गैलेना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो गैलेना किसका मुख्य अयस्क है, सीसे का मुख्य अयस्क है। उत्खनन केंद्रों की बात करें जहां से सीसा निकाला जाता है गैलेना के रूप में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रोकेन हिल है, माउंट ईसा है, वह दोनों ही प्रमुख स्थान रखते हैं। कनाडा की बात करें तो यहां पर जो सेंडबरी क्षेत्र है वह इसके उत्खनन में प्रमुख क्षेत्र रखता है। पेरू की बात करें तो यहां पर सेर्रो दा पास्को जो क्षेत्र है वहां से सीसे का खनन किया जाता है, गैलेना का खनन किया जाता है सीसे के मुख्य अयस्क के रूप में। प्रमुख देशों की बात करें तो चीन इसमें प्रथम स्थान रखता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख स्थानों पर आते हैं। जस्ते की बात करें तो जस्ता का जो मुख्य अयस्क है वह है कैलेमीन। क्या है, कैलेमीन है। यदि इसके हम मुख्य खनन की बात करें कि कहां कहां से खनन किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रोकेन हिल और माउंट ईसा इसके लिए प्रमुख है। तो माउंट ईसा तो आपको ध्यान ही रखना है, बहुत सारे यहां पर खनिज पाए जा रहे हैं। माउंट ईसा कहां पर आती है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती है। कनाडा तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख उत्पादक देश की बात करें तो प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख स्थान रखते हैं। कौन कौन रखते हैं, चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख स्थान रखते हैं। बात कर लेते हैं हीरा की। हीरा क्या है, अधात्विक खनिज है लेकिन बहुत ही बहुमूल्य खनिज है। कैसा खनिज है, बहुमूल्य खनिज है। यह कहां कहां से निकाला जाता है, कहां कहां पर इसकी खानें हैं जो प्रमुख स्थान रखती हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की जो किम्बरले की खान है, जोहान्सबर्ग है और केपटाउन है, यह प्रमुख स्थान रखती हैं। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी खानें पाई गई हैं जहां पर से हीरा निकाला जाता है। जायरे से जो कटंगा का पठार है वहां से हीरे का खनन किया जाता है। भारत में पन्ना और जो गोलकुंडा की खानें हैं वहां से हीरे का खनन किया जाता है। प्रमुख देशों की बात करें जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है तो रूस, कांगो रिपब्लिक, बोत्सवाना और ऑस्ट्रेलिया इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं। कौन कौन से, रूस रखता है, कांगो रिपब्लिक रखता है, बोत्सवाना रखता है और ऑस्ट्रेलिया रखता है। तो दोस्तों खनिज और उसके अयस्कों के अंतर्गत जितनी भी जानकारी होती है उस सभी जानकारी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके साथ ही यह जो खनिज हैं इनकी जो विशेषताएं होती हैं कि लोहे का उपयोग कहां पर होता है, कोयले का उपयोग कहां पर होता है, किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से यह जो पार्ट है लोहा और खनिज और अयस्क वाला ये बहुत भागों में बटा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो कोयला आता है जो अधात्विक खनिज में ऊर्जा के संसाधन के रूप में आता है, प्राकृतिक गैसें आती हैं, है ना, और
तेल आता है, इन्हें हम ऊर्जा के अंतर्गत बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें डिटेल में पढ़ा जाता है। जैसे कि आपके सिलेबस में तो कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसमें आपके जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसको आपके भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत रख दिया गया है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को आपको ऊर्जा टॉपिक के अंतर्गत रखा गया है। तो जो कोयला है, प्राकृतिक गैसें हैं, उन सभी का अध्ययन हम, जो प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक तेल हैं, उन सभी का अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत ही करेंगे। वह सब खनिज के अंतर्गत ही आते हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप उनका सम्मिश्रण तौर पर यहां पर अध्ययन करना चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग रखा गया है, इसलिए हमने उनका अलग अलग अध्ययन किया है। इसलिए मैंने वर्गीकरण के आधार पर आपको बता दिया था कि धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। उपयोग के आधार पर इनके टॉपिक अलग अलग हैं। दूसरा, यहां पर हमने विश्व के संदर्भ में इसका अध्ययन किया है। भारत के और मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रथम प्रश्न पत्र में इसका अध्ययन किया गया है। ध्यान रखिए, यहां पर कोई इस तरीके से नहीं लिखा गया है कि ये विश्व के संदर्भ में इसका अध्ययन करना था या फिर भारत के संदर्भ में। तो जो तीसरा प्रश्न पत्र है, यहां पर पहले प्रश्न पत्र का नॉलेज भी काम आ सकता है, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह विश्व के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं, भारत के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें टॉपिक अलग अलग हैं कि भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो वहां पर जो खनिज जहां पर लिखा हुआ है, भारत के अंतर्गत लिखा हुआ है तो भारत के खनिज ही पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत लिखा है तो मध्य प्रदेश के खनिज ही पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर आपसे भारत, विश्व, मध्य प्रदेश किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो हमने वहां पर पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और उसके साथ साथ इस टॉपिक का भी सम्मिश्रण तरीके से अध्ययन कीजिएगा। तो इसके साथ ही आपका जो खनिज और अयस्क वाला टॉपिक है वह पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।